गाइस, ये स्टोरी रॉयल बंगाल फैमिली है। मैंने इसका टाइटल और थंबनेल चेंज कर दिया है ताकि कॉपीराइट नहीं आए, इसलिए। रात गहरी होती जा रही थी। देबीना पहले ही सो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक डर था जो कमरे में कोई भी हलचल होने पर उसे तुरंत जगा देता था। आधी नींद में ही उसे अचानक खिड़की की दीवार पर हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी। देबीना तुरंत उठी, लेकिन वह बिस्तर से हिली नहीं और पीठ के बल वहीं लेटी रही। उसे बालकनी से केवल कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड रुकने के बाद कदम धीरे धीरे दूर होते गए और जल्द ही गायब हो गए। कोई उसकी बालकनी में था। देबीना को शक हुआ। हालांकि वह आदमी उसके कमरे में अंदर नहीं आया था और वो नहीं जानती थी कि कोई उसकी बालकनी में क्यों आएगा। देबीना कुछ देर तक अपने बिस्तर पर ही सोती रही और जब उसे पक्का यकीन हो गया कि वह आदमी वापस नहीं आया है, तो उसने अपना मोबाइल फोन चालू किया और लाइट जलाने के लिए फोन के स्क्रीन की कमजोर रोशनी का इस्तेमाल किया। उसने सुनिश्चित किया कि बालकनी पर कोई न हो। देबीना को बालकनी में कोई नहीं दिखा, लेकिन उसने सोचा कि वहां कोई तो था और ये जितना दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। दाल में कुछ तो काला था। उसने अभी भी रोशनी के लिए अपने मोबाइल फोन की लाइट चालू करके रखी हुई थी और वो सुराग ढूंढने के लिए कमरे के हर हिस्से को ध्यान से देख रही थी। हिस्सा। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से सांस ले रहा हो। देबीना ने ठीक उसी जगह का पता लगाया जहां से आवाज आ रही थी और उसने पाया कि आवाज उसके बिस्तर के बगल से आ रही थी, उसके पैरों से सिर्फ 1 मीटर की दूरी से। देबीना ने तुरंत फोन की लाइटिंग की, सबसे चमकदार लाइट चालू की और उस दिशा में लाइट डाली जहां से आवाज आ रही थी। तभी उसने एक कोबरा को झर उगलते देखा। ऐसा लग रहा था कि सांप काफी देर से उसे घूर रहा था। उसका आधा शरीर ठंडा हो गया था और उसकी हरी आंखें किसी भूत की तरह उस सांप को घूरने लगी थीं। अगर वह आवाज सुनकर न उठती तो आज बिस्तर पर उसकी लाश पड़ी होती। तभी कोबरा ने अपना पहला हमला देबीना पर कर दिया। उसने अपनी पूंछ को तेज गति से घुमाया और उसने सीधे उसकी गर्दन को निशाना बनाया। देबीना जंगल में रहकर सारी सर्वाइवल टेक्निक सीख चुकी थी। वो आइलैंड पर हर रोज ऐसे खतरों से खेलती थी। तभी कोबरा के हमले से बचने के लिए वह झुक गई और अपने बगल में तेजी से लुढ़क गई और फटाक से खड़े होकर उसने कोबरा की पूंछ पकड़ ली और जोर से अपने हाथ से सांप को पकड़ा और उसको जमीन पर पटक दिया। उसका हमला इतना घातक था कि सांप एक ही पटकनी में बेहोश हो गया था। उसने बेहोश सांप को तकिए के नीचे दबाया और टेबल पे पड़े चाकू को उठाया। वो जैसे ही सांप का गला काटने वाली थी, तब उसने देखा कि ये तो दक्षिण में पाई जाने वाली प्रजाति का सांप है, जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं और ज्यादातर आइलैंड पर ही पाए जाते हैं। ये जानकारी जब वो छोटी थी तब उसे अपने स्कूल से मिली थी। वो समझ गई थी कि यह कोई मामूली सांप नहीं था जो अपने आप रेंगकर उसके कमरे में घुस आया था, बल्कि उसे किसी ने जानबूझकर उसके कमरे में छोड़ा था। देबीना को अपने कानों से सुने कदमों की आवाज की याद आई। वो समझ गई थी कि कोई उसकी जान लेना चाहता था। देबीना का दिमाग अब तेजी से काम करने लगा था। उसने सोचा कि देबोजीत ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो चाहता था कि उसका रिश्ता दीवान परिवार से हो जाए, ताकि वो अपना संबंध दीवान परिवार से बना पाए। और शायद इसी कारण वो देबीना से प्यार भी जता रहा था। तो जाहिर तौर पे ये काम या तो भावना या अर्पिता कर सकते थे, लेकिन भावना बहुत चतुर औरत थी। उसके रॉय मेंशन आने की पहली रात में उसके लिए इस तरह का काम करना असंभव था। इस कार्य को करने की सबसे अधिक संभावना थी अर्पिता की। यह सोचते सोचते देबीना की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। चांदनी के ढलते रंग की तरह देबीना के चेहरे का रंग भी उड़ रहा था। रात गहरी हो रही थी और चमकीला चांद पश्चिम में डूब रहा था। विला में लगभग सभी लोग गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन अर्पिता को अपने कमरे में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह देबीना के मौत की खबर का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी। आखिरकार उसने अपनी नैनी को बुलाया, जो जल्दी से चुपचाप उसके कमरे में आ गई थी। अर्पिता ने अपना दरवाजा खोलते ही पूछा, क्या तुमने काम नहीं किया? कल सुबह। बस पुलिस का तुम्हारे दरवाजे पर आने का इंतजार करो। डरी हुई नैनी ने तुरंत उसे समझाया, मिस, आपने मुझे गलत समझा। मैं आपका काम कर चुकी हूँ। मैंने बाजार में उपलब्ध सबसे जहरीला सांप खरीदा और 2 घंटे पहले ही उसके कमरे में रख दिया है। अर्पिता ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तो फिर अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? अगर उसे सांप ने काटा होता तो वो अभी तक दर्द के कारण नींद से उठ जाती। मेरा कमरा उसके कमरे के बहुत करीब है, लेकिन मैंने अभी तक कोई चीख नहीं सुनी।
अर्पिता ने गहरी सोच में जाकर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि सांप काटता ही ना हो? नैनी ने तुरंत इसका खंडन करते हुए कहा, नहीं, सांप बेचने वाले ने मेरे लिए एक सांप चुना जो कई दिनों से भूखा था और बहुत आक्रामक था। जब वह जीवित शरीर देखेगा तो पक्का ही उसे काट लेगा। अर्पिता उलझन में थी। तो फिर क्या हो रहा है? नैनी ने कुछ समय सोचकर अनुमान लगाया और कहा, सांप बेचने वाले ने कहा था कि सांप बहुत जहरीला है और इलाज के बिना व्यक्ति कुछ ही समय में मर जाएगा। हो सकता है सांप ने उसे काट लिया हो और अर्पिता की आंखें चमक उठीं और तभी नैनी ने कहा, शायद वह मर चुकी है। नैनी ने एक लंबी सांस लेकर फिर कहा, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं इसकी पुष्टि करके आऊं तो मैं देबीना के कमरे में जाकर देख सकती हूं। नैनी ने तुरंत इसका खंडन करते हुए कहा, नहीं, सांप बेचने वाले ने मेरे लिए एक सांप चुना जो कई दिनों से भूखा था और बहुत आक्रामक था। जब वह जीवित शरीर देखेगा तो पक्का ही उसे काट लेगा। अर्पिता उलझन में थी। तो फिर क्या हो रहा है? नैनी ने कुछ समय सोचकर अनुमान लगाया और कहा, सांप बेचने वाले ने कहा था कि सांप बहुत जहरीला है और इलाज के बिना व्यक्ति कुछ ही समय में मर जाएगा। हो सकता है सांप ने उसे काट लिया हो और अर्पिता की आंखें चमक उठीं और तभी नैनी ने कहा, शायद वह मर चुकी है। नैनी ने एक लंबी सांस लेकर फिर कहा, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं इसकी पुष्टि करके आऊं तो मैं देबीना के कमरे में जाकर देख सकती हूं। अब और नहीं। अर्पिता ने अपना हाथ लहराया और कहा, इस मामले को किसी को भी बताए बिना किया जाना चाहिए। यदि तुम अभी जाती हो तो तुम पर किसी को शक हो सकता है। कल सुबह ही हम उसकी लाश को देखेंगे। मुझे भरोसा है कि वो अब तक मर गई होगी। अर्पिता अपने होठों पर मुस्कान को दबा नहीं सकी और उसने खुशी से अपने गले से हार उतारकर नैनी को सौंप दिया। तुमने अच्छा काम किया, ये तुम्हारा इनाम है। अगर तुम्हें भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद छोटी मालकिन। उस हार से नैनी के मन से हत्या का डर पूरी तरह से खत्म हो गया था। ठीक है, तुम वापस जाओ, मैं अब चैन से सोना चाहती हूँ। अर्पिता ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वो ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि कल वो अपने दुश्मन की मौत होते हुए देखेगी और उसकी मौत पर झूठे आंसू बहाएगी। अर्पिता ने कमरे की लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर वापस लेट गई, क्योंकि वह अच्छे मूड में थी और रात भी काफी हो चुकी थी, इसीलिए उसे जल्द ही नींद आ गई। सोने के कुछ समय बाद ही वो एक सपना देखने लगी थी। उसने सपने में खुद को दीवान अवार्ड्स में पाया। उसने देखा कि युवराज दीवान उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड था। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। तभी युवराज ने सबके सामने घोषणा कर दी कि अर्पिता उसकी पत्नी बनेगी और दीवान परिवार की बहू। तब से वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गई और एक लाडली अमीर महिला का जीवन जीने लगी। जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, सुबह का समय करीब आ रहा था। तभी एक भयानक हादसा घटा। आह! एक डरावनी चीख ने आकाश को चीर दिया था। मेंशन में कई बड़े पेड़ों पर बैठे पक्षी डर गए और अपने पंख फड़फड़ाए और पेड़ों की डाल से डर के उड़ गए थे। क्या चल रहा है? क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। मैंने बस चिल्लाने की आवाज सुनी। कोई मदद के लिए पुकार रहा है। जल्दी, ये छोटी मालकिन का कमरा लगता है। नौकर चीख सुनकर जाग गए थे और आवाज किधर से आई ये ढूंढने के बाद वे तुरंत अर्पिता के कमरे में पहुंच गए थे। अर्पिता ने सोते समय दरवाजा बंद नहीं किया था, इसलिए नौकर दरवाजा खोलकर सीधे कमरे के अंदर चले गए थे। नौकरों ने देखा कि अर्पिता बिस्तर के पास लेटी हुई थी। उसका पूरा शरीर हिल रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, उसका चेहरा नीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही मरने वाली है। सारे नौकर स्तब्ध रह गए थे। यह क्या है? नौकर बिना समय गवाए उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। तभी एक नौकर ने कहा, 1 मिनट रुको, अभी वहां मत जाओ। नौकर ने भयभीत होकर कहा, बिस्तर पर एक सांप है। क्या? सभी ने नौकर द्वारा बताई गई दिशा की ओर सांप को देखा। वो सांप बड़े ही गुस्से में नजर आ रहा था और फुफकार रहा था। वह सांप आम सांपों से अलग था। उसका सिर बहुत बड़ा था और उसकी गर्दन के किनारे सूजे हुए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी हमला कर सकता था। सांप को देखकर नौकरों की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और वो घबराकर पीछे गिर पड़े। तेज भागो! नौकर एक के बाद एक पीछे हटे और कमरे से बाहर भागने लगे। तभी भावना और देवोजीत वहां पहुंचे।
अर्पिता के कमरे का दृश्य देखकर देवोजीत भी 2 कदम पीछे हट गया। भावना का चेहरा अपनी बेटी को बेहोश पड़ा देख लाल हो गया था और वह कांपते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? वहां सांप कैसे हो सकता है? उसे सांप ने कैसे काटा? तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो? उस सांप को पीट पीट कर मार डालो। नौकर एक एक करके एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। देर से पहुंची नैनी ने भी यह दृश्य देखा। उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसने सोचा, क्या यह वही सांप है जिसे मैंने देबीना के कमरे में छोड़ा था? लेकिन यह सांप यहां कहां से आया? अर्पिता की हालत देख नैनी के पांव डर से कांपने लगे थे। यदि 1 घंटे के भीतर सीरम नहीं दिया गया तो अर्पिता सांप के जहर से मर जाएगी। लेकिन वो इस बारे में किसी को बता नहीं सकती थी। ये सोचकर उसके मन में घबराहट का गुब्बार बन गया था। भावना ने आसपास अपनी नजरें घुमाई, लेकिन कोई भी अर्पिता को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। इसीलिए उसने अपने पति देवोजीत से कहा, हनी, उस सांप को जल्दी से मार डालो। देवोजीत की भी हालत उस सांप को देखकर डर के मारे टाइट हो गई थी। हालांकि इतने सारे लोगों के सामने वह परिवार के मुखिया होने की अपनी छवि नहीं खोना चाहता था। अगर यह अफवाह फैल जाती कि उसकी बेटी को सांप ने काट लिया था, लेकिन देवोजीत की बिस्तर पर जाने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपने बेटी को मरने दिया, तो देवोजीत पूरे कोलकाता में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। देवोजीत दांत पीसते हुए आगे बढ़ा और उसने नीचे से एक झाड़ू उठाई। तभी एक नर्म आवाज सुनाई दी, पापा, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही देवोजीत ने पलटकर देखा, उसने देबीना को वहां खड़ा पाया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह अभी तक पूरी तरीके से जागी नहीं थी। देबीना उस जहरीले सांप का सामना करने के लिए आगे बढ़ गई थी। मिस, सावधान रहें, वह सांप बहुत जहरीला है। वहां खड़े नौकरों ने उसे सावधान किया। देवोजीत को देबीना की परवाह हो रही थी। देबीना का यह साहस देख के वो उसके और ज्यादा करीब आ गया था। बेटी, मत जाओ। देवोजीत ने उसे रोकना चाहा, लेकिन देबीना डट कर आगे की ओर बढ़ने लगी। जाहिर तौर पर कोबरा चिढ़ा हुआ था। देबीना को आगे बढ़ता देख वह फन फैलाकर खड़ा हो गया था और तभी वो सांप देबीना की ओर लपका। देबीना ने सांप के हमले को टाल दिया था और तेजी से घूमकर सांप की पूंछ को झाड़ू से मार दिया था। वो कोबरा और भी उग्र हो गया और उसकी आवाज और भी भयानक हो गई थी। हुहु, इस्सा। हर कोई हिलने से भी डर रहा था या कहीं दूर छिप गया था। केवल देबीना कमरे में अकेले कोबरा से लड़ रही थी। सबकी नजर में देबीना अब एक योद्धा बन गई थी, शक्तिशाली वीर योद्धा। ऐसा अद्भुत नजारा कमरे में किसी ने कभी भी नहीं देखा था। घर के सारे बड्ढे डर कर छुपे हुए थे और एक निहत्थी लड्ढा की बहादुरी से अपने परिवार को इस जहरीले सांप से बचाने के लिए लड़ी रही थी। आखिरकार उस सांप को अपने वश में लाने के लिए देबीना ने जंगली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस सांप का सिर पकड़ लिया था। देबीना ने पास में खड़े नौकर को चाकू फेंकने को कहा। नौकर ने बिना समय गवाए देबीना की तरफ चाकू फेंका। देबीना ने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए वो चाकू पकड़ लिया था और बिना समय गवाए उस कोबरा का सिर काट दिया था। भयानक कोबरा का शरीर और सिर अलग हो गए थे और अब वह हिल नहीं सकता था। तभी देवोजीत ने आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई और चिंता के साथ देबीना से पूछा, बेटी, क्या तुम ठीक हो? देबीना भयभीत और शांत लग रही थी। देवोजीत को देखते हुए वह सीधे उसकी बाहों में समा गई। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी बेटी, डरो मत, वह चला गया है, वह सांप मर गया है। देवोजीत ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जब तक आप यहां हो मुझे किसी बात का डर नहीं है। पापा, प्लीज, अब आप मेरी बहन को जल्दी से अस्पताल ले चले। देबीना ने दयनीय अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर उठाया और अपने पापा से कहा। देवोजीत का दिल देबीना की बात सुनकर पिघल गया था। ऐसी बेटी पाना उसके लिए आशीर्वाद के समान था। तभी उसने देबीना के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखा और उसके दिल में एकदम से गुस्सा उभर आया। उसने भावना की ओर देखा और कहा, देखो तुमने क्या किया। उसने अर्पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन तुम अब भी सोचती हो कि देबीना अर्पिता को मारना चाहती है। भावना को पता नहीं था कि वो अब क्या जवाब दे। तुम्हारे गलत रवैये से मुझे लगता है कि तुम परिवार के मामलों की देखभाल करने के लायक नहीं हो। अब से मैं परिवार के सभी पैसे और खर्चों के लिए जिम्मेदार होऊंगा, तुम नहीं।
भावना के चेहरे पर चढ़ा खून तुरंत हल्का हो गया था। हनी, मैं बस। भावना ने तुरंत अपना बचाव करना चाहा, लेकिन देबोजीत ने उसे सीधे बोलने से रोक दिया। चुप रहो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आज तुम अपने कमरे में वापस जाकर सोचो कि तुमने क्या गलत किया है, और मेरे आदेश के बिना तुम्हें बाहर जाने की परमिशन भी नहीं है। तभी एक नौकर ने अंदर आकर कहा, सर, एम्बुलेंस आ गई है। तभी देबोजीत को याद आया कि अर्पिता अभी भी जमीन पर लेटी हुई लगातार हिल रही थी। उसने अपने नौकरों को अर्पिता को नीचे ले जाने का आदेश दिया और देबीना के कंधों पर हाथ रखकर उसे भी हॉस्पिटल ले जाने लगा। हनी, मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। भावना के आंसू बहते रहे। अर्पिता, वो मेरी बच्ची है, मैं ऐसे घर पर नहीं रह सकती। देबोजीत ने भावना की डरी हुई नजरों को देखा और कठोर मन से कहा, नहीं, कमरे में वापस जाओ और सोचो। कोई है यहाँ? मेरे पत्नी को कमरे में वापस ले जाओ। मेरे आदेश के बिना कोई भी उसे बाहर जाने नहीं दे सकता, समझे? सारे नौकरों ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर। नौकर भावना को जबरदस्ती उसके कमरे में लेकर के चले जाते हैं। तभी देबीना ने भावना के लिए धीरे से विनती की, पापा, हम मेरी मासी को हमारे साथ क्यों नहीं आने देते? मुझे लगता है कि उन्हें अपनी बेटी के साथ होना चाहिए। अगर वह घर पर अकेली रहेगी तो वह बहुत परेशान होगी। लेकिन देबोजीत के पास इसका जवाब देने के लिए केवल 4 शब्द थे, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देबोजीत ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारा मन वाकई काफी साफ है देबीना, और यह दुनिया उतनी ही मैली। मैं तुम्हें इस बारे में तब बताऊंगा जब हमें आगे कुछ समय साथ में मिलेगा। तुम एक अच्छी इंसान हो। धन्यवाद पापा। देबीना की आंखें चमक उठी थीं। थोड़े ही समय बाद वो पास के हॉस्पिटल में पहुंच गए। अर्पिता को सीधे इमरजेंसी यूनिट में भेजा गया क्योंकि उसकी दिल की धड़कन रुक गई थी। वो दोनों लोग इमरजेंसी यूनिट में पहुंच गए। यूनिट के दरवाजे पर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उस समय सबसे ज्यादा चिंता करने वाला इंसान देबोजीत था। उसकी दोनों बेटियां उसके करियर में ऊंचाई पाने के लिए जरूरी थीं, और वो दोनों ही उसकी सगी औलादें थीं। उसे चिंता थी कि अर्पिता के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी इमरजेंसी यूनिट का दरवाजा आखिरकार खुला और डॉक्टर बाहर आए। देबोजीत ने तुरंत पूछा, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने गंभीरता से उत्तर दिया, पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अभी कुछ दिनों तक निगरानी में रखने की जरूरत है। वो सांप बेहद जहरीला था। अगर आप 10 मिनट और लेट हो, देबोजीत ने संदेह से पूछा। इससे आपका क्या मतलब है? हमारा परिवार एक जंगल और पहाड़ के करीब रहता है, और हमारा मेंशन एक पहाड़ की चोटी पर है। सांपों का वहां होना सामान्य बात होनी चाहिए, है ना? इस पर डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस तरह के सांप सिर्फ आइलैंड पे पाए जाते हैं, और यह आते भी हैं तो उन्हें पकड़ कर लाया जाता है। शायद आपको घर जाके इस बात का पता लगाना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर देबोजीत का चेहरा अचानक काला पड़ गया था। आपका मतलब है किसी ने जानबूझकर मेरी बेटी के कमरे में सांप छोड़ा था? शायद, डॉक्टर ने जवाब में कहा। देबोजीत ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और दहाड़ते हुए कहा, इस धरती पर कौन है जो मेरी बेटी को मारना चाहता है? उसकी नजर उसके बगल में खड़ी देबीना पर पड़ी। उसकी आंखों में थोड़ा संदेह था। देबीना ऐसे जता रही थी कि जैसे उसे कुछ मालूम नहीं हो। पापा, कौन है वो इंसान जो मेरी बहन को मारने के लिए हमारे मेंशन में सांप लेकर आया था? जो इंसान हमारे मेंशन में सांप लेकर आया होगा वो दानव जैसा होगा। पापा, आपको पता लगाना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये मर्डर है। जब देबोजीत ने सुना कि देबीना ने क्या कहा तो उसके दिल में से उसके लिए संदेह धीरे धीरे गायब हो गया था। उसने सोचा, जो लड़की 10 साल से अपने परिवार से अलग रह रही हो, वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। तभी देबोजीत ने कहा, चलो घर चले, मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि यह सांप कौन लाया। पापा सही हैं, हमें पता लगाना चाहिए। सांप ने आज मेरी बहन को काटा है, कल कोई आप पर भी हमला कर सकता है। पापा, आपको जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए और हत्यारे को ढूंढना चाहिए। देबीना ने गंभीरता से अपने पापा से कहा। देबोजीत की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि सांप को मेंशन में किसने डाला है तो वह निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। देबोजीत ने अर्पिता की देखभाल करने के लिए एक नौकर को अस्पताल में छोड़ दिया था, और वो इस मामले की तहकीकात करने के लिए देबीना के साथ वापस मेंशन चला गया था।
वही रॉय मेंशन पर भावना को उसके कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसका मोबाइल फोन उससे नहीं लिया गया था। तभी उसे तुरंत खबर मिली कि अर्पिता अब ठीक है और उसकी चिंता अब कम हो गई। लेकिन जब उसने सुना कि उसकी बेटी को काटने वाला सांप को बुरी नीयत से उसके कमरे में छोड़ा गया था, तो उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप उठा था। मैडम, सर वापस आ गए हैं। एक नौकर ने चुपचाप दरवाजे पर उसे सूचना दी। भावना अब कमरे में नहीं रह सकती थी। उसके कमरे का दरवाजा बंद था और चाबी देबोजीत के पास थी। वह कमरे में चारों ओर घूमी और उसने उसके कमरे में रखे गमले में से एक पत्थर उठाया और जोर से दरवाजे के लॉक पर मारना शुरू किया। वो जब तक नहीं रुकी तब तक वो लॉक टूट नहीं गया था। जैसे ही देबीना और देबोजीत ने घर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भावना तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागकर आ रही थी। भावना ने दौड़ते हुए कहा, हनी, ये वही कुतिया होगी। सिर्फ यही है जो अर्पिता से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वह आइलैंड से सांप वापस लेकर आई है। वह अकेली है जो आइलैंड से वापस आई है। हनी, आपको अर्पिता के लिए इस लड़की को सजा देनी होगी। देबीना 2 कदम पीछे हट गई और उसने कहा, मासी, आपको संदेह था कि मैं शुरू से ही अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैंने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, और अब आप मुझे बदनाम करने के लिए मुझसे ये कह रहे हो कि मैं इस घर में सांप लेकर आई हूँ। भावना ने गुस्से में देबीना से कहा, ये तुम ही हो, ये तुम ही हो। मासूम होने का नाटक करना बंद करो। हनी, जल्दी से उससे पूछताछ करो। बस बहुत हुआ, देबोजीत ने असहनीय रूप से कहा। तुम देबीना को एक बार बदनाम कर चुकी हो, क्या तुम इसे और बदनाम करना चाहती हो? देबोजीत ने गहरी सांस ली और भावना से कहा, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, इन सब के पीछे जो भी है मैं उसका पता लगाकर ही रहूंगा, लेकिन तुम अब यहां से चली जाओ। देबोजीत ने नौकरों को गुस्से से कहा, क्या तुम इसे मेरे सामने से लेकर जाओगे? हाँ सर। नौकरों ने जबरदस्ती भावना का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर उसके कमरे में ले जाने लगे, लेकिन भावना चीखकर अपने पति से गुहार लगा रही थी, हनी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, आपको पता लगाना होगा। जब भावना को ले जाया जा रहा था, तभी देबीना ने उसकी पीठ की ओर देखा और उसे ये यकीन हो गया था कि कोबरा की घटना का भावना से कोई लेना देना नहीं था। अगर भावना भी इसमें शामिल होती तो वह कभी भी पता लगाओ नहीं कह पाती। देबीना ने मन में सोचा, फिर तो अच्छा ही हुआ, अर्पिता को अपनी मूर्खता की सही सजा मिली है। देबीना ने देबोजीत की ओर देखा और कहा, पापा, जब मैं घर में पहली बार अंदर आई तो मुझे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे दिखे थे। आप शायद इससे पता लगा सके कि रात में कौन आया था और कौन गया था। आप किसी नौकर को बाजार में भी भेज सकते हैं जहां सांप को बेचा जाता हो, और वहां जाकर दुकानदारों से पूछ सकते हैं कि क्या किसी इंसान ने हाल फिलहाल में कोई जहरीले सांप खरीदे हैं। तुम ठीक कह रही हो। देबोजीत ने बटलर को आदेश दिया, किसी को इन सारे कामों में लगाओ। इसके अलावा मेंशन में सभी के कमरों की अच्छी तरह से जांच करो कि कहीं कोई जहरीला सांप तो नहीं है। अभी सुबह के 3-4 ही बजे थे, लेकिन देबोजीत को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे डर था कि कहीं फिर से कोई जहरीला सांप वापस ना आ जाए। एप 8, फांस गई नैनी चैप्टर 8। नौकरों ने नैनी को जबरदस्ती पकड़कर देबोजीत के सामने पेश किया। जैसे ही नैनी ने देबोजीत को देखा, वो चिल्लाई, सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बाहर इसलिए गई थी क्योंकि मेरा जुआरी बेटा फिर से मुसीबत में पड़ गया था। इसका जहरीले सांप से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझ पर शक नहीं कर सकते। मैं रॉय परिवार की वफादार हूँ। देबोजीत ने नैनी की एक भी बात नहीं सुनी। उसने अपना हाथ लहराया और आदेश दिया, उसे बांध दो। नौकरों ने तुरंत कार्रवाई की और नैनी को बांध दिया। देबोजीत हॉल में घूम रहा था, तब उसे एक बेल्ट मिली जो एक मेहमान पीछे छोड़ गया था। उसने नौकर को बेल्ट दिया और उसे आदेश दिया, मारो इसे। नौकर झिझका, लेकिन आखिरकार उसने उसे मारना शुरू कर दिया था। फटाक। बेल्ट के नैनी से टकराने की तेज आवाज पूरे रॉय मेंशन में गूंज गई और उसी पल नैनी की त्वचा तुरंत फट गई थी। वह दर्द के मारे जमीन पर गिर गई और दर्द से चिल्लाई। देबीना को ऐसा लग रहा था कि यह वही इंसान है जो उसकी बालकनी में घुस आया था और कोबरा को उसके कमरे में छोड़ दिया था। उसे अपने कर्म की कीमत चुकानी होगी, इसलिए देबीना ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। जब नौकर ने उसे 10वीं बार मारा तो नैनी चिल्ला नहीं सकी और ठंडे पसीने से लथपथ हो गई।
इतना कुछ होने के बाद भी नैनी ने सच नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि उसने जो किया था वो मर्डर कहलाएगा। पिटाई करने वाला नौकर नैनी की मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने कहा, मालिक, हम उसे अब और नहीं मार सकते। वह बूढ़ी है, अगर उसे दोबारा मारा तो वह मर जाएगी। देबोजीत सच्चाई का पता लगाने से पहले किसी की जान नहीं लेना चाहता था। जैसे ही वह बोलने वाला था और पिटाई बंद करने का आदेश देने ही वाला था, तभी मार्केट में जांच करने गया नौकर वापस आ गया था। सर, मैंने कोलकाता मार्केट में पूछताछ कि किसी ने आधी रात में उनसे कोई जहरीला सांप खरीदा है। जमीन पर पड़ी नैनी ने अपनी पीठ पकड़ ली। देबीना ने इसे गौर से देखा और तुरंत पूछा, क्या नैनी ने इसे खरीदा था? नौकर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उनसे ये नहीं पूछा। मैं उस दुकानदार को यह पुष्टि करने के लिए यहाँ लाया हूँ कि किसने उससे सांप खरीदा था। देबोजीत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, उस दुकानदार को अंदर लेकर आओ। जल्द ही एक सांप व्यापारी सावधानी से रॉय मेंशन के अंदर आ गया। देबोजीत ने उस जहरीले सांप को, जिसका सिर गायब था, हॉल में लाने के लिए कहा और सांप बेचने वाले से पूछा, क्या यह वही सांप है जिसे तुमने बेचा था? सांप के व्यापारी ने केवल उस पर नजर डाली और सिर हिलाया। हाँ, ये वही सांप है। देबोजीत नैनी के पास गया और नैनी का सिर बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसने पूछा, क्या ये वही बूढ़ी औरत है जिसने इस सांप को खरीदा था? सांप के सौदागर को नहीं पता था कि रॉय मेंशन पर क्या चल रहा था, और उसने रॉय मेंशन के माहौल को देखते हुए झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने नैनी की ओर देखा और सिर हिलाया। ये वही औरत है। उसने कहा कि वह आयुर्वेदिक शराब बनाने के लिए जहरीले सांपों का उपयोग करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अपनी दुकान पर सबसे जहरीले सांप लेने के लिए कहा। दुकानदार ने लंबी सांस लेते हुए कहा, एक प्रकार का आइलैंड सांप। गवाह और सबूत दोनों वहां मौजूद थे। अब तुम्हें और क्या कहना है? देबोजीत ने नैनी को दूर फेंक दिया और ठंडे स्वर में पूछा। नैनी जमीन पर गिरी हुई थी। वो पूरी तरह कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। देबीना ने अगले ही पल कहा, नैनी, अब सब साफ हो गया है और आपको इसे और छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस के आने से पहले सच बताएं कि आप अर्पिता को क्यों मारना चाहती थी। आपने उसे बड़ा होते देखा है और आप वास्तव में उसे चाहते हो। फिर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैंने ये नहीं किया। मैं मिस अर्पिता को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैं दिल से उन्हें अपनी बेटी मानती हूँ। तो फिर आप किसे नुकसान पहुंचाने जा रही थी? पापा? देबीना बड़े शातिर तरीके से नैनी से सवाल कर रही थी। या मुझे फंसाने के लिए आपको ऐसा करने का आदेश किसी ने दिया था? मुझे विश्वास है कि अब आप ये नहीं कहेंगी कि अर्पिता को चोट पहुंचाने के लिए मैंने आपसे ऐसा करने को कहा था। वह नैनी जो देबीना की बातों को काटना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसका दम घुट रहा था। वो सोच रही थी कि वो सारा इल्जाम भावना पर लगा दे, कि भावना ने उसे ऐसा करने को कहा था जिससे देबीना पर वो आरोप लगा सके। लेकिन वो समझ गई थी कि उसका ये झूठ भी पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने ऐसा नहीं कहा। जब नैनी रो रो कर झिझक रही थी, तब देबीना ने कहा, पापा, पुलिस को बुलाओ। इस तरह के लोग बहुत शातिर होते हैं। अब इनका बाकी का जीवन जेल में बिताना ही सबसे अच्छा रहेगा। नहीं, नहीं, मेरे दोनों बेटों को अभी भी मेरी जरूरत है। नैनी ने तुरंत दया की भीख मांगी और सीधे देबीना के सामने हाथ जोड़े। देबीना ने शांति से कहा, तो तुम्हें सच बताना चाहिए। अगर तुम सच बताओगी तो शायद पिताजी तुम्हें जाने देंगे। नैनी देबीना की बात सुनकर पूरी तरह से हिल गई थी। उसने मन में सोचा कि उसे गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा सकता था। अगर उसने सच नहीं बताया तो वह अर्पिता के बजाय अकेली जेल जा सकती थी। वो भावना और उसकी बेटी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। नैनी ने फिर से गुहार लगाई। मैंने कहा, मैंने सब कुछ कह दिया। नैनी ने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा, मिस अर्पिता ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया। उसने मुझसे एक सांप खरीदने और उसे देबीना के कमरे में रखने के लिए कहा, लेकिन मुझे नहीं पता सांप कैसे देबीना के कमरे से निकलकर अर्पिता मैडम के कमरे में चला गया। देबीना ने तुरंत कहा, मेरा कमरा और अर्पिता का कमरा बहुत करीब है। हो सकता है कि सांप बालकनी से रेंगकर अर्पिता के कमरे में चला गया हो। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि अर्पिता मुझसे इतनी नफरत करती है। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है। देबीना की आंखों में मासूमियत भरी थी और उसमें अविश्वास की झलक दिख रही थी, मानो उसे बुरी तरह से पीटा गया हो।
देवोजीत ने आसमान की ओर देखा और आह भरी। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए कई गहरी सांसें लीं और कहा, भावना मैडम को नीचे लाओ और उन्हें देखने दो कि उन्होंने जिस अच्छी बेटी को पढ़ाया है वह कैसी है, उसने क्या किया है। देवोजीत को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी इतना घिनौना काम करेगी। देबीना ने उसे दिलासा दिया, पापा ज्यादा गुस्सा मत होइए। शायद मेरी शक्ल ने उसे परेशान कर दिया होगा। शायद मेरी बहन इसे स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वह मुझे बिल्कुल अपनाएगी। देवोजीत ने नर्म आवाज में देबीना से कहा, ऐसे समय में भी तुम उसके भले के बारे में ही सोच रही हो। तुम्हारी दयालुता तुमको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आज सांप गलती से अर्पिता के रूम में नहीं जाता तो आज तुम मरती। देबीना ने अपना सिर हिलाया और कहा, हर कोई गलतियां करता है। मेरी बहन अभी भी छोटी है, लेकिन वह भविष्य में और अधिक समझदार हो जाएगी। उसी समय भावना को नीचे लेकर आया गया। नैनी की बात सुनने के बाद कि क्या हुआ है, भावना का चेहरा पीला हो गया था और उसकी आंखों में अभी भी देबीना के लिए नफरत थी। लेकिन उसने मन में सोचा कि उसने एक मूर्ख बेटी को जन्म दिया है। उसने अर्पिता को अनगिनत बार बताया था कि अभी कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्पिता उसकी बात नहीं मानेगी और उसे बताए बिना इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मुझे माफ करें हनी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से पालने में विफल रही। जब वह वापस आएगी तो मैं उसे अच्छी तरह से समझाऊंगी। देबीना, मासी को तुम्हारे लिए खेद है और अर्पिता ने तुम्हारे साथ गलत किया है। उसका सबका उसको मिल चुका है। तुम उससे ज्यादा नाराज मत होना, मैं उसे समझाऊंगी। देवोजीत ने बीच में बोलते हुए कहा, बस हो गया। पारिवारिक मामले को पब्लिक नहीं किया जा सकता और यह मामला अब यही खत्म होगा। इसीलिए नैनी और उसके दोनों बेटों को हमारे गोडाउन के पीछे बने काल कोठरी में डाल दो। नौकरों ने नैनी को जबरदस्ती उठाया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। थोड़े ही समय बाद अस्पताल से फोन आया। दूसरी तरफ से नौकर ने देवोजीत से कहा, सर, छोटी मालकिन को होश आ गया है। वह अस्पताल में और भर्ती नहीं रहना चाहती। वह तुरंत डिस्चार्ज होकर घर जाना चाहती है। वह जो भी चाहती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देवोजीत का लहजा बहुत खराब था। उसे महसूस होने लगा था कि अर्पिता बहुत शातिर है। यदि वह अभी देबीना को नुकसान पहुंचा सकती है तो वह भविष्य में भी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। वह सचमुच नहीं जानता था कि वह ऐसी बेटी का पिता है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही नौकर ने अर्पिता की डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी कर ली थी, अर्पिता रॉय मेंशन पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। वह अपने पिता को बताना चाहती थी कि देबीना ने उस सांप को उसके कमरे में छोड़ा था। वो छोटी सी कुतिया कितनी दुष्ट है, ये जानने के बाद पापा उसे निश्चित रूप से घर से बाहर निकाल देंगे। तभी उसने अपने ड्राइवर से कहा, तेज गाड़ी चलाओ, मैं तुरंत घर जाना चाहती हूँ। कार तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही रॉय मेंशन पहुंच गई थी। जैसे ही अर्पिता कार से उतरी, उसने देखा कि विला में तेज रोशनी थी, जैसे कोई सो ही नहीं रहा हो। उसे लगा सभी को उसकी सुरक्षा की चिंता हो रही होगी, इसलिए अभी तक कोई नहीं सोया था। उसे लग रहा था कि वो अब भी रॉय परिवार की प्यारी राजकुमारी है। अर्पिता को मन ही मन खुद पर गर्व हो रहा था और वह आत्मविश्वास भरे कदमों से मेंशन के अंदर गई। अर्पिता अनुमान लगा सकती थी कि जैसे ही वह अंदर जाएगी, भावना और देवोजीत उसका स्वागत करेंगे। देबीना को भगाए जाने के दृश्य के बारे में सोचकर ही उसका खून खौलने लगा, जिससे वह अपने शरीर पर हुए घावों के दर्द और जहर दिए जाने के बाद की परेशानी को लगभग भूल गई। अर्पिता ने जितना ज्यादा इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही उत्साहित हो गई थी और उसकी चलने की गति और तेज हो गई थी। हॉल में अंदर आकर भावना को देखते हुए अर्पिता ने कहा, माँ। हॉल में बड़ी लाइट्स जल रही थीं और सभी नौकर चुपचाप खड़े थे। माहौल बिल्कुल शांत था, मानो अभी कुछ बुरा हुआ हो। यह वह दृश्य नहीं था जिसकी अर्पिता को घर पर उम्मीद थी। माँ, क्या हुआ? अर्पिता ने असमंजस में पूछा। भावना ने चुप्पी साधी हुई थी। भावना उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें नफरत और झुंझलाहट से भरी हुई थीं। अर्पिता के पीले चेहरे को देखकर वो उस पर चिल्ला नहीं पाई, इसीलिए उसने नर्म आवाज में अर्पिता से कहा, तुम कैसी हो? तुम हॉस्पिटल से घर क्यों जल्दी आना चाहती थी? अर्पिता ने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर दिया था और भावना से कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। भावना के दिल में एक बुरी आशंका पैदा हो गई थी। उसने अवचेतन रूप से अर्पिता को खींच लिया और उससे कहा,
अगर तुम्हें कुछ करना है तो कल इस बारे में बात करते हैं। आज कुछ बात मत करना। तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुमसे ठीक से बात करूंगी। नहीं माँ, तुम्हें अभी मुझे बताना होगा। अर्पिता को लग रहा था कि अगर उसने यह मौका खो दिया तो उसे शायद ही फिर देबीना से छुटकारा पाने का कोई अच्छा मौका मिलेगा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। देबोजीत अर्पिता की बात सुनकर दंग रह गया था। उसने देखा कि अर्पिता पश्चाताप करने के बजाय देबीना को वापस नीचा दिखाना चाहती थी। उसने मन में सोचा कि आखिर उसने इतनी मूर्ख और बुरी बेटी को कैसे जन्म दिया। ये देखकर कि देबोजीत कुछ नहीं बोल रहा है, अर्पिता ने सोचा कि देबोजीत अभी भी देबीना को दूर भगाने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए उसने अपनी बात फिर से रखी। पापा, आप नरम दिल नहीं हो सकते। वह इस बार मुझे नहीं मार पाई, लेकिन अगली बार उसने ऐसा कर दिया तो वह मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। देबोजीत की पलकें गुस्से से 2 बार झपकीं। वो इसे सहन नहीं कर सका और उसने अपना हाथ उठाकर लहराया और अर्पिता के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। फट! पूरे हॉल में एक जोरदार तमाचे की आवाज गूंजने लग गई थी। ये थप्पड़ भावना द्वारा देबीना को मारे गए थप्पड़ से कई गुना ज्यादा जोरदार था। अर्पिता ने थप्पड़ खाने के बाद मुंह से खून जमीन पर उगल दिया था। उसी समय उसने जमीन पर उल्टी कर दी और उसका दांत जमीन पर गिर गया था। देबोजीत ने उसका एक दांत तोड़ दिया था। अर्पिता स्तब्ध रह गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सोचा, क्या पापा को देबीना को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था? उन्होंने मुझे क्यों चाटा मारा? अर्पिता आगे बढ़ी और अविश्वास से अपना चेहरा ढंक लिया। जैसे ही वह देबोजीत से इस पर सवाल पूछने ही वाली थी कि उसने उसे क्यों मारा, भावना ने दौड़कर अर्पिता को पकड़ लिया और कहा, कुछ मत कहो, पहले ऊपर अपने कमरे में जाओ। नहीं, मुझे ऊपर क्यों जाना चाहिए? अर्पिता बेहद व्यथित और क्रोधित थी। उसने भावना के हाथ को फिर से हटाने के लिए संघर्ष किया और फिर वो देबोजीत के पास गई और उससे कहा, पापा, आपने मुझे क्यों मारा? यह देबीना थी जिसने गलत काम किया था, तो आप इतने पक्षपाती क्यों हैं और मुझ निर्दोष को आपने क्यों मारा? निर्दोष? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम निर्दोष हो? देबोजीत इतना गुस्से में था कि वह बोल नहीं पा रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। क्या मैं नहीं हूं? मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं कुछ मिनट बाद भर्ती होती तो मैं जिंदा नहीं बच पाती। अर्पिता ने डरते हुए ये कहा। देबीना ने अपने होठों को हल्के से मोड़ा और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई थी। वह एक कदम आगे बढ़ी और बोली, बहन, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। तुम सच क्यों नहीं बताती? क्यों तुम पापा को गुस्सा दिलाकर अपने लिए गड्ढा खोद रही हो? अर्पिता ने घृणा से भौहें चढ़ाईं और कहा, इस परिवार के मामले में तुम्हारी बात करने की कोई औकात नहीं है। देबीना ने भौहें चढ़ाकर उसे जवाब दिया, लगता है बहन, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे बुरे कामों के बारे में सब लोग पहले से ही जानते हैं। अर्पिता ने अपराध बोध से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? देबीना ने हल्की तीखी मुस्कान देते हुए उससे कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हारी नैनी ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। तुमने उसे मेरे कमरे में छोड़ने के लिए एक जहरीला सांप खरीदने के लिए कहा था, लेकिन वो जहरीला सांप मेरी बालकनी से रेंगता हुआ तुम्हारे कमरे में पहुंच गया था। यह सुनकर अर्पिता की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थीं। नैनी ने उसे धोखा दे दिया था। तभी उसने अचानक हॉल के असामान्य माहौल के बारे में सोचा, जब वह पहली बार घर में दाखिल हुई थी, और कैसे भावना उसे बोलने से रोक रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि हर कोई पहले से ही उसकी सच्चाई जानता है। अर्पिता एक पल के लिए घबरा गई और उसने भावना की आस्तीन पकड़ ली। माँ, आखिर वह थी तो भावना की बेटी ही। भावना को अभी भी अर्पिता के लिए बेहद अफसोस महसूस हो रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और फुसफुसाई, कुछ मत कहो, मेरे साथ ऊपर चलो। अर्पिता ने आखिरकार उसकी बात सुनी और अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह आज्ञाकारी ढंग से भावना के पीछे ऊपर चली गई। तभी, रुको, देबोजीत ने ठंडे स्वर में कहा, आज से तुम अपने कमरे में ही रहोगी और तुमको 1 महीने तक कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। मैं तुम्हें ठीक व्यवहार सिखाने के लिए एक टीचर अपॉइंट करूंगा। वो तुम्हें अच्छा व्यवहार सिखाएगा, जिसके बारे में तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है, बेहुदा लड़की। अर्पिता इतनी डरी हुई थी कि उसका खून उल्टा बहने लग गया था।
इस परिवार में हर चीज पर देवोजीत का प्रभुत्व था। उसके प्यार और विश्वास के बिना हो सकता था कि उसे ही घर से बाहर निकाल दिया जाए। यह सोचकर अर्पिता का पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उसे उस काम को करने पर सचमुच बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। भावना अर्पिता को ऊपर कमरे में पकड़कर ले जा रही थी। उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक फीकी ठंडी रोशनी थी। देबीना को ऐसा लग रहा था कि भावना से उसे जो थप्पड़ मिला था, उसका फल उसको मिल गया था। अर्पिता के ऊपर जाने के बाद देवोजीत देबीना के पास आया और बोला, टीना, मुझे याद है कि तुम्हारा बचपन का नाम टीना था, है ना? देबीना ने हाँ में सिर हिलाया। देबीना ने हाँ में सिर हिलाया। देवोजीत ने आह भरी और शर्मिंदगी के भाव से कहा, तुम्हारी बहन को मैंने बिगाड़ दिया है और उसका ऐसा बुरा काम करने के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन वह आखिरकार तुम्हारी बहन है और हम एक परिवार हैं। अच्छा हुआ कि तुमको कुछ नहीं हुआ और अर्पिता ने अपनी करनी का परिणाम भुगत लिया है। इसीलिए इन सब के बारे में भूल जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं उसे निजी तौर पर सजा दूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि उसने जो भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था। देबीना ने अपने हाथों को अपने पजामे की जेब में छिपा लिया और धीरे से उन्हें भींच लिया था। देबीना ने मन में सोचा, तुमको कुछ नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? अगर मुझे सचमुच सांप ने काट लिया होता तो? वो समझ गई थी कि उसे दिखाने के लिए देवोजीत ने अर्पिता को 1 महीने कमरे के अंदर रहने की सजा दी थी। उस समय देबीना ने देवोजीत के चेहरे को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा। आखिरकार देवोजीत के लिए एक और बेटी का मतलब था शक्तिशाली लोगों से चिपके रहने के लिए एक और सौदेबाजी का साधन। देवोजीत एक ऐसा व्यक्ति था जो हितों को पहले रखता था। देबीना को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को ऐसे व्यक्ति से कैसे प्यार हो सकता था। देबीना का दिल ठंडा हो गया था और देवोजीत के प्रति उसके स्नेह का आखिरी निशान भी अब गायब हो गया था। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया था। उसने एक विचारशील मुस्कान दिखाई, आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन है पापा, आप जो करेंगे सही ही करेंगे। मेरी बहन अभी छोटी है, इसीलिए मैं उसे दोष नहीं दूंगी। मैं ऐसा दिखावा करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं और मैं उसके साथ बहन बनकर ही रहूंगी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहन को इस बात से कोई शिकायत नहीं होगी। चिंता मत करो, इस बात का दोबारा कोई जिक्र नहीं करेगा। तुम जरूर मिलजुल कर रह पाओगे। उसके पापा ने उससे कहा। हाँ, देबीना ने अपने होठों को मोड़ा और मुस्कुराई, जिससे उसके दोनों गालों पर उथले गड्ढे दिखाई देने लग गए थे। देवोजीत ने राहत की सांस ली और फिर सचमुच खुशी महसूस की। उसने सोचा, उसकी बेटी न केवल खूबसूरत है, बल्कि वह किसी के प्रति द्वेष भी नहीं रखती और वो बहुत आज्ञाकारी भी है। देबीना का व्यवहार अर्पिता से कहीं बेहतर था। उसने फिर देबीना से कहा, देर हो रही है, तुम थक गई होगी, अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे किसी भी समय उसके बारे में बताना। देवोजीत बहुत अच्छे मूड में था। उसने देबीना को एक कार्ड दिया और कहा, इस कार्ड में अभी भी 50 लाख हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें 50 लाख और दूंगा। तुम 2 करोड़ अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती हो। अब तुम उतनी मुश्किल से नहीं जी सकती जितनी तुमने पिछले 10 सालों में जी है। अब तुमको रॉय परिवार की बेटी की तरह काम करना होगा। थैंक यू पापा, देबीना ने जवाब दिया। देवोजीत को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि उसने सारी परिस्थिति को संभाल लिया था और वो एक फिल्मी गाना गाते गाते अपने कमरे में चला गया था। देबीना अपने कमरे में लौट आई थी और उसके चेहरे पर से समझदार और आज्ञाकारी मुस्कान एक पल में पूरी तरह से गायब हो गई थी। अर्पिता चाहे कितनी भी मूर्ख क्यों ना हो, फिर भी उसकी रक्षा भावना ने की थी और देबीना के पास कोई भी नहीं था। उसके पास केवल वो खुद थी। देबीना की हथेलियां धीरे धीरे भींच गई थीं और वह बिस्तर पर निढाल होकर लेट गई थी और सुस्त आंखों से छत की ओर देखने लगी थी। उसने सोचा, शायद अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। उसकी माँ के मरने के बाद वो अपने मामा मामी के घर चली गई थी, जो एक छोटी सी कैरिबियन कंट्री में रहते थे।
और वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। उसका एक ममेरा भाई भी था जो उससे बेहद प्यार करता था और उसे भरोसा था कि वो आज भी उसे मिस करता होगा। उसके मामा मामी के घर पर उसने कई दोस्त भी बनाए थे जो उसके बहुत करीब थे। वो मीठी यादों में खो गई थी। तभी उसका सेल फोन बजा। देबीना ने कॉल उठाया और वो शॉक हो गई। बंटी तुम? ये कॉल देबीना के बचपन के दोस्त का था। बंटी ने जवाब दिया, तुम कहाँ गायब हो गई थी देबीना? तुम्हारे मामा मामी और हम सभी दोस्त तुम्हें कितने सालों से खोज रहे थे। कल शाम के न्यूज़ में हमने तुम्हें देखा। न्यूज़ में बता रहे थे कि तुम 10 साल बाद रॉय मैंशन वापस आई हो। तभी मैंने मेरे पत्रकार दोस्त की मदद से तुम्हारा फ़ोन नंबर लिया और तुमको कॉल किया। देबीना ने खतुशी से कहा, बंटी तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर और मामी के बारे में जानकर मुझे कितनी खुशी हुई है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? बंटी ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं अच्छा हूँ लेकिन अभी थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मैं एक द्वीप परियोजना पर काम कर रहा हूँ। इसमें आगे जाके बहुत प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन अभी मेरे पास पूंजी लगाने के लिए पैसे नहीं हैं और ना ही कोई शेयर होल्डर है जो मेरे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके आगे मुनाफा कमाए। देबीना ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे द्वीप प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी है। मैं तुम्हारे शेयर खरीदूंगी। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? बंटी ने जवाब दिया, 2 करोड़ रुपए की। क्या तुम इतना निवेश कर सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। देबीना सहमत हो गई थी। वो जानती थी कि इंडियन रुपए की वैल्यू उस देश में बहुत ज्यादा थी और वहां के 2 करोड़ देबीना के लिए कुछ भी नहीं थे। फिर उसने बंटी को अकाउंट डिटेल्स उसे मैसेज करने को कहा और फोन कट कर दिया। भावना ने आह भरते हुए अर्पिता से कहा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन तुमने इतना सब सीखने के बाद अपना व्यवहार क्यों नहीं सुधारा? तुम्हारे पिता स्पष्ट रूप से अब उस जंगली लड़की पर ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि तुमने पहले सांप को उसके कमरे में छोड़ा था। अगर अभी तुम अपने पापा को ये समझाओगे कि देबीना ने सांप तुम्हारे कमरे में छोड़ा तो वो कभी तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस तरह बदनाम नहीं हो सकती। क्या आपने नौकरों की आंखों में देखा? वो किस नज़र से मुझे देख रहे थे। मैं घर के सभी सदस्यों के सामने गुनाहगार बन गई हूँ। भावना ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, ऐसा लगता है कि देबीना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और जंगली है। मैं जल्द से जल्द उसके अतीत का पता लगाऊंगी, लेकिन तब तक तुमको उसके साथ रहना होगा। तुमको ये दिखावा करना होगा कि तुमने गलती की है और तुम्हें उसका पछतावा हो रहा है और तुम उसके साथ अब बहन बन के रहना चाहती हो। केवल इसी तरह से तुम्हारे पापा तुमसे खुश होंगे। लेकिन मैं तो अब इस कमरे में बंद हूं। मैं ये कैसे कर सकती हूं, इस कमरे से बिना बाहर निकले? भावना ने उसे याद दिलाया, मूर्ख लड़की, क्या तुम भूल गई हो? 1 हफ्ते में तुम्हें दीवान अवार्ड्स में पुरस्कार मिलने वाला है और फिर तुम हर जगह सुर्खियों में रहने वाली हो। अर्पिता ने चमकती आंखों के साथ कहा, माँ मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं दीवान अवार्ड्स में सबको इम्प्रेस कर दूंगी। बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर फक्र होगा, भावना ने अर्पिता के माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए थे। इन बीते दिनों में ना तो अर्पिता और न ही भावना ने देबीना के खिलाफ कोई कदम उठाया था और भावना ने अर्पिता को बाहर जाने देने के बारे में देबोजीत से कुछ भी नहीं कहा था। और यहाँ तक कि भावना ने देबीना की अच्छी देखभाल भी की, जिसे देखकर देबोजीत को बेहतर महसूस हो रहा था। रॉय मैंशन में जहरीले सांप की घटना की बात करना भी सख्त माना था और ऐसा लग रहा था मानो मैंशन में सचमुच कुछ हुआ ही न हो। 5 दिनों तक गुस्से में स्टडी रूम में सोने के बाद देबोजीत भावना के साथ सोने के लिए वापस बेडरूम में चला गया था। छठे दिन जब देबोजीत फिर बाहर निकला तो उसका पूरा चेहरा चमक रहा था। जब उसने भावना को फिर से देखा तो उसकी आंखें पानी की तरह कोमल थीं। कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि कल रात क्या हुआ था। डिनर के समय भावना ने देबीना से अच्छा बर्ताव करना जारी रखा। भावना ने देबीना को चिकन ड्रमस्टिक का एक टुकड़ा दिया। देबीना ने मीठी मुस्कान दी और कहा,
धन्यवाद मासी। अब समय आ गया है कि तुम भी मुझे माँ कहो। भावना ने कहा, मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगी बेटा। अर्पिता की तरह। वह मेरी खुद की संतान नहीं है, क्योंकि हमने उसे गोद लिया था, लेकिन मैं उसे अपनी संतान ही मानती हूँ और उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक माँ को करना चाहिए। अब से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना बेटा। देबीना ने मन ही मन उपहास किया। अर्पिता उसकी संतान नहीं है। अगर वह अभी 6 साल की भी होती तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। अर्पिता उससे केवल कुछ महीने छोटी थी, जिसका मतलब ये था कि देबोजीत ने उसकी माँ को तब धोखा दिया था जब उसकी माँ गर्भवती थी। देबोजीत इस बात को कभी बाहर नहीं आने देता था और उसने ऐसा ही किया। देबीना को पता था भावना का उसको इतना लाड प्यार करना उसके किसी प्लान का हिस्सा होगा। तभी देबोजीत ने बीच में बात रखते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो बेटा कि तुम भावना को माँ कहकर बुलाओ? देबीना ने मदद की नजर से देबोजीत की ओर देखा। पापा, सॉरी, लेकिन मेरे शब्दों को बदलना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। ये कहते हुए उसकी आंखें कोमल और दयनीय हो गई थीं। जैसा कि अपेक्षित था, जब देबोजीत ने उसकी ओर देखा तो उसका दिल अचानक पिघल गया। उसने सूखी खांसी खांसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें इसमें समय लगेगा, इसलिए अपने शब्दों को धीरे धीरे बदलो। चिंता मत करो, थोड़े दिनों में सब सही हो जाएगा। धन्यवाद पापा। मुझे माफ करना मासी, मुझे धीरे धीरे इसकी आदत डालनी होगी। देबीना ने भावना से माफी मांगते हुए कहा। भावना नफरत से भर गई थी। यह लाचार लड़की उसे अपनी माँ कहकर बुलाना भी नहीं चाहती थी। हालांकि भावना अर्पिता की तुलना में बहुत अधिक शांत थी। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मन जल्द ही बदलेगा और फिर हम जीवन भर एक परिवार बनकर रहेंगे। देबीना ने जवाब दिया, हाँ मासी, आपने सही कहा और मुझे समझने के लिए थैंक यू। फिर दोनों मंद मंद मुस्कुराए और ऊपरी तौर पर घर का माहौल पारिवारिक लग रहा था। देबोजीत ने खाने की मेज पर अच्छा माहौल देखा और उसके काम की सारी थकान दूर हो गई थी। देबोजीत ने खुश होते हुए कहा, जब परिवार में प्यार होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। देबोजीत ने मन में सोचा, बस अब अर्पिता और कोई मुश्किल खड़ी न कर दे। जैसे ही देबोजीत ने यह सोचा, भावना ने कहा, हनी, एक बात है जो मैंने आपको पहले नहीं बताई है। यह अर्पिता के बारे में है। जैसे ही उसने अर्पिता का नाम सुना, देबोजीत का अच्छा मूड फिर से गायब हो गया था। फिर उसने अपनी गुस्से से कहा, क्या तुम उस नासमझ लड़की के लिए बोलने जा रही हो? उसने इतनी बड़ी गलती की है, मैं उसे ऐसे ही माफ नहीं कर सकता हूँ। उसकी वकालत करने के बारे में सोचना भी मत। देबीना ने भावना को संदेह से देखा और सोचा, भावना ऐसी औरत थी जो बहुत अच्छे से जानती थी कि कब क्या बात करनी है। कुछ तो सोच करके भावना ने पापा के सामने अर्पिता का नाम लिया है। भावना बहुत शर्मिंदा दिखी और बोली, हनी, मैं बिल्कुल भी उसके माफी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन ये ऐसी बात है कि मुझे पता नहीं आपको बताना चाहिए या नहीं। यह सुनकर कि भावना अर्पिता के लिए पैरवी नहीं करेगी, देबोजीत की अभिव्यक्ति में थोड़ा सुधार हुआ। उसने फिर भी ठंडे स्वर में पूछा, क्या? भावना ने आह भरी, अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और कहा, मुझे आज दीवान परिवार से एक लेटर मिला जिसमें कहा गया है कि अर्पिता ने रॉयल फैशन डिजाइन चैंपियनशिप जीत ली है और उसे दीवान अवार्ड्स में सम्मानित करने के लिए आमंत्रण भी भेजा गया है। क्या? देबोजीत यह खबर सुनकर शॉक रह गया था। उसे पता था कि रॉयल ट्रेंड्स फैशन कितना बड़ा ब्रांड था और अर्पिता का जीतना मतलब अर्पिता का रॉयल फैशन से जुड़ना था। वह खुशी से झूम उठा और भावना के हाथ से लेटर ले लिया और उसे ध्यान से देखा। जब उसने पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता पर युवराज दीवान का नाम देखा तो उसकी आंखें खुशी के मारे चौड़ी हो गई थीं। उसमें लालच का भाव आ गया था। लेटर पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। तुमने मुझे इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? अवार्ड्स कल दोपहर को है। भावना ने पश्चाताप करते हुए कहा, मैं कंफ्यूजन में थी कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अर्पिता ने जो गलती की है उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये बात कहनी भी चाहिए या नहीं।
जब मैंने ये बात अर्पिता को बताई तो उसने अवार्ड्स में जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी गलती को सुधारना चाहती है और उसका पश्चाताप करना चाहती है। ये कैसे पॉसिबल है? देबोजीत के मुंह से एकदम से ये बात निकल गई। जहां दुनिया भर के नामी गिरामी लोग आएंगे, वहां ना जाने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? लेकिन जब उसने देबीना की मासूम निगाहों को देखा तो वो समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने थोड़ा अजीब तरीके से खांसते हुए कहा, बात यह है कि अगर अर्पिता अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती है तो इससे ये साफ हो गया कि उसे अपने गलती का एहसास हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि उसे और अब सजा भुगतने की जरूरत है। तुम क्या सोचती हो देबीना? देबीना ने मन ही मन उपहास किया। उसे लग रहा था कि ये सामने बैठा इंसान सच में उसका पिता था। हालांकि देबीना ने कभी भी अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट नहीं की। वह धीरे से मुस्कुराई और विचारपूर्वक बोली, पापा, वास्तव में मैं ये बहुत समय से कहना चाहती थी। मेरी बहन को लंबे समय तक बंद रखना कोई सही उपाय नहीं है। उसे जितनी जल्दी हो सके रिहा करना बेहतर है। आखिरकार वह अभी छोटी है और एक बार गलती करने के बाद उसे सही और गलत में अंतर करना आ जाएगा। अगली बार वो कोई गलती दोहराए तब आप उसे कड़ी सजा दे सकते हो। जब सामने बैठी भावना ने यह सुना तो नफरत से उसके मसूड़े लगभग टूट गए थे। बेशक, देबोजीत ने भौहें सिकोड़कर कहा, यह सही है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। भावना, प्लीज उसे बताओ कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो उसे ये घर छोड़कर जाना होगा। भावना नफरत से भर गई थी, लेकिन उसे कहना पड़ा, मैं उसे ये ठीक से बताऊंगी। वह यह भी जानती है कि उससे गलती हुई है और वो इसे अब नहीं दोहराएगी। देबीना, उसे माफ करने के लिए धन्यवाद। देबीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हम एक परिवार हैं और एक परिवार को एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, भले ही कोई गलत क्यों ना हो। भावना की मुस्कान फीकी पड़ गई थी। वह अब और दिखावा नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो वहां से खड़ी हुई और बोली, ठीक है, फिर मैं अवार्ड शो के लिए सामान पैक करती हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद वह खड़ी हुई और ऊपर जाने लगी, लेकिन तभी उसको अपनी योजना की याद आई और वो फिर रुक गई और बोली, हनी, कल वीकेंड है। कल आपको कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है ना? क्या हम साथ नहीं जा सकते? देबीना भी हमारे साथ चलेगी? देबोजीत ने देबीना और युवराज दीवान के बीच के रिश्ते के बारे में सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। बेशक, तुमको देबीना का भी सामान पैक करना चाहिए और यात्रा के लिए उसे कुछ कपड़े खरीदने में मदद करनी चाहिए। ठीक है हनी। अर्पिता आखिरकार मुस्कुराई। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि कैसे देबीना की भरे अवार्ड्स शो में बेइज्जती होने वाली थी। उसके पास एक ऐसा मौका था जिससे वो अर्पिता को सबके सामने महान बना सकती थी। जैसे ही भावना वहां से गई, देबोजीत ने देबीना से बेसब्री से पूछा, बेटा, पापा तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी और युवराज दीवान की मुलाकात कैसे हुई? क्या तुम एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हो? देबोजीत काफी समय से यह पूछना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि देबीना ये सोचेगी कि वह उसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वह ये पूछने से खुद को रोकता रहा। उसे अब लगने लगा था कि देबीना बहुत मासूम है और वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, देबीना ने बिना किसी संदेह के उत्तर दिया, युवराज दीवान और मैं वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बात बस इतनी है कि आइलैंड पर संयोग से मेरी मुलाकात युवराज से हुई। उस समय वह घायल हो गया था और मैंने उसके घाव को भरने में मदद की थी। फिर उसके लोग वहां आ गए थे और वो मुझे यहाँ रॉय मेंशन पर ले आए। देबीना ने उसको गर्म रखने के लिए अपने कपड़े उतारने की बात को नजरअंदाज कर दिया था और बस घाव के इलाज के बारे में ही बात की। उसने यह नहीं कहा कि उसने वास्तव में युवराज दीवान की जान बचाई थी।